और इसमें हम देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सिंपल पेंडुलम देखा है, सरल लोलक। जैसे ये एक रिजिड प्लेस है और यहाँ से एक हमने थ्रेड धागा लटका दिया है और यहाँ पर एक बॉब होता है, गोलक कहते हैं इसको, गोल सा होता है। अब इसको आप थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर देंगे, विस्थापित कर देंगे और विस्थापित करके जब आप इसको छोड़ देंगे तो फिर ये इस तरह से मूव करने लगता है ना। इसके 3 पोजीशंस हम दिखला रहे हैं, ये ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो यह जो सिस्टम है, इस सिस्टम का नाम है सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक, और इसमें इस तरह से मूवमेंट होता रहता है। अब देखिए, जैसे यहाँ से मिड पॉइंट से अगर यह इधर गया, लेफ्ट में गया, अपने एम्पलीट्यूड पर पहुँचा, फिर आया, फिर यहाँ आया, फिर दूसरे साइड में गया राइट में, और फिर यहीं पर आ गया, तो इसको हम कहते हैं एक दोलन, वन वाइब्रेशन। इस एक दोलन में टाइम लग रहा होगा, जैसे इधर गया, आया और फिर यहीं आया, तो इसमें कुछ समय तो लगा होगा ना। तो जो समय लगा है उस समय को हम कहते हैं दोलन काल, टाइम पीरियड। तो कितना समय लगा होगा ये हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं कि टाइम कितना लगा होगा, ठीक है। तो इसका हम फार्मूला निकालना चाहते हैं, टाइम पीरियड का हम फार्मूला निकालना चाहते हैं कि अगर कोई सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक दोलन करता है, जब वो ऑसिलेट होता है, तो उस ऑसिलेशन के समय, वन ऑसिलेशन में, एक दोलन में कितना समय लेता है, इसके लिए फार्मूला क्या होगा ये हम निकालना चाहते हैं। तो आइए हम यह देखें कि यह किन किन बातों पर निर्भर कर रहा होगा। तो हो सकता है कि यह जो दोलन काल है यह इसके द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा होगा। जो गोलक है, गोलक का जो द्रव्यमान है उस पर हो सकता है कि निर्भर कर रहा होगा, अधिक या कम होने पर। तो हमने मान लिया कि इसके द्रव्यमान, मास पर ये डिपेंड कर रहा होगा। हमने ये भी मान लिया कि हो सकता है कि इसके इस लंबाई पर निर्भर कर रहा हो, इसका दोलन काल, जैसे लंबाई अगर अधिक कर दे या कम कर दे तो दोलन काल कम या अधिक हो जाता हो सकता है। तो एल इसकी लंबाई है, हो सकता है कि एल पर वो निर्भर कर रहा हो, इसके मास से द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा हो, यह भी हो सकता है। क्योंकि कोई भी बॉडी हो, जैसे अभी हमारे हाथ में ये बॉडी है तो हम वेट महसूस कर रहे हैं, तो इसमें मास तो है, लेकिन वेट जो हम महसूस कर रहे हैं वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण हम इसमें मास से वेट हम अनुभव कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो ये दोलन हो रहा है उस दोलन को गुरुत्वीय त्वरण भी प्रभावित कर रही हो, ऐसा हो सकता है। तो जी भी हमने ले लिया। तो और भी अगर कुछ आपको समझ में आए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है यहाँ पर जो इस टाइम पीरियड को प्रभावित कर रही हो, तो उसको भी आप इसमें क्रमशः लिखते चलेंगे। ओके, तो हमने देखा यहाँ पर कि एक सरल लोलक है, सरल लोलक दोलन कर रहा है, तो इस दोलन में टाइम लगता है। एक दोलन में जितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं दोलन काल। हो सकता है कि ये दोलन काल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा हो सकता है कि ये धागे की लंबाई पर निर्भर कर रहा हो सकता है कि यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उस पर भी ये निर्भर कर रहा हो, ये हो सकता है। तो ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह का साइन देना चाहिए। अब यहाँ हम यह समझने का कोशिश करेंगे, कोई भी फार्मूला हो उसमें पावर होता है, ठीक ना। तो जैसे एक फार्मूला मैं लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, गतिज ऊर्जा का। तो इसमें आप देख रहे हैं कि m पर पावर 1 है और v पर पावर 2 है।
तो जो हम फार्मूला लिखते हैं और इसमें जो ये आता है मास है, वेलोसिटी है या एक्सीलरेशन जो भी हो, तो उस पर पावर भी होता है और पावर तो निश्चित होता है, पावर तो उतना होगा ही। ओके, तो हम यहाँ तो नहीं जानते कि यहाँ क्या पावर होगा, 1 होगा, 2 होगा, क्या होगा, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं कि पावर क्या होगा, इसका क्या पावर होगा, यह हम लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए हम मान लेंगे कि m के a पावर पर, l के b पावर पर और g के c पावर पर ये निर्भर कर रहा है, ऐसा हम मान लेंगे। ओके, अब यहाँ पर इक्वल का साइन देने के लिए हमें कांस्टेंट की जरूरत होती है। जैसे ये साइन इक्वल में चेंज हो गया तो हमें एक कांस्टेंट लगाना होगा, के कांस्टेंट है, तो m पावर a, l पावर b, g पावर c। अब हम दोनों पक्षों की बीमाएं लिखते हैं, डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। तो दोनों पक्षों की डायमेंशनल फार्मूला हमको लिखना पड़ता है। तो आइए, यह क्या है, यह टाइम है, तो टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, t होता है, फर्स्ट लेटर लेते हैं टाइम का। ओके, हमने आपको बताया था कि k का कोई डायमेंशन नहीं होता है, जो भी कांस्टेंट हो या शुद्ध कोई नंबर हो उसका डायमेंशन बीमा नहीं होता है, तो इसको हम छोड़ देंगे। यह m है, तो m क्या है, मास है, तो मास के लिए तो हम m यूज करते हैं ना, और इस पर ये हो गया पावर a। ध्यान दीजिए, m द्रव्यमान है और द्रव्यमान मास, उसका m यूज करते हैं, और इस पर ये पावर हो गया a। ये क्या है भाई, ये तो लंबाई है, तो लंबाई के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेंथ, लेंथ का l कैपिटल में होना चाहिए, स्मॉल नहीं होना चाहिए। ये इस पर पावर हो गया p। अब यह देखिए स्मॉल g है, और स्मॉल g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो गुरुत्वीय त्वरण एक तरह से तो एक्सीलरेशन है ना, तो कल हम लोग एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला पढ़े थे कि एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, LT माइनस 2, LT माइनस 2 होता है डायमेंशन का, सॉरी एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। ओके, अब आप देख रहे हैं कि इधर लेफ्ट में केवल t है, m नहीं है और l भी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि लेफ्ट में भी m दिखे और l दिखे, t तो दिख ही रहा है लेकिन है नहीं, तो हम अपने मन से लिख देंगे m, लेकिन इसको पावर लगा देंगे 0। अच्छा, ऐसा लिख भी सकते हैं क्योंकि किसी भी बेस का पावर अगर 0 हो तो उसका अर्थ 1 होता है, तो अब t में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर तो t ही हो जाएगा ना। उसी प्रकार से लेफ्ट में l तो नहीं है, लेकिन हम l पर पावर 0, l दिख रहा है, लेकिन देखा जाए तो ये l पर पावर 0 ये 1 है, l पर पावर 0 है ये 1 है, और 1 से t में मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो t ही होगा। तो ऐसा लिखने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए ध्यानपूर्वक देखते रहिए। जैसे m है तो इस पर a पावर आ गया, ओके, l है इस पर b पावर आ गया, और यहाँ देखिए ये है LT माइनस 2 है ना, LT माइनस 2 है, तो और इसका पावर क्या है, सॉरी यहाँ पर पावर c होना चाहिए, गलती से ये लिख दिया था, देखिए फिर से समझ लीजिए, यहाँ पावर m पर a है, l पर b है, और यहाँ पर पावर c है जो गलती से a लिख गया था, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो ये जो c पावर है l के लिए भी है और ये c पावर t के लिए भी है, दोनों के लिए है। तो जब इस ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे तो l पर पावर c आ जाएगा और t पर पावर हो जाएगा -2c। हम जानते भी हैं कि -2 क्या है, पावर है, और c पावर है, पावर का पावर हो। देखिए आपस में बात में करें, आपस में बात में करें तो हमको म्यूट करना पड़ जाएगा। नो नो, आवाज नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपस में बात न करें, ठीक, ऑल म्यूट।
हाँ, और आप म्यूट हो गए हैं, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी, आप इसको देखिए और समझिए। ठीक है, तो हमने ये कहा कि जो ये पावर है और फिर ये पावर है, तो पावर का पावर है तो दोनों का गुणा कर देते हैं, तो -2c हो गया। यहां तक बात आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। ऊपर की लाइन मैं मिटाना चाहूंगा और फिर हम ऊपर से ये शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब आइए इस लाइन को लेकर ऊपर आ जाइए। तो यहाँ हो गया m पर पावर 0, l पर पावर 0 और t पर पावर हो गया यहाँ पर 1। दिखला दीजिए, दिख नहीं रहा था। ठीक, अब आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो m तो केवल एक स्थान पर यहाँ पर दिख रहा है ना, m तो एक स्थान पर है, तो m पर पावर a लिख देंगे, m पर पावर a। अब आ जाइए l देखिए, l यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं l पावर b प्लस c। तो यहाँ पर हो जाएगा l पावर b प्लस c। ओके, और ये यहाँ देखिए, यहाँ पर t है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, t पर पावर -2c हो जाएगा, 2c ये पावर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट लाइन हम लिखते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या करना चाहिए इसको समझने की जरूरत है। तो इस यहाँ पर देखिए m पर पावर 0 है और यहाँ पर m पर पावर a है। ओके, यहाँ पर l पर पावर 0 है और यहाँ पर l पर पावर b प्लस c है। यहाँ पर t का पावर 1 है और यहाँ पर t का पावर -2c है। तो इसमें क्या होता है, बेस जब सेम है m l t, यहाँ पर भी है m l t और यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो बेस सेम है, यहाँ पर इक्वल का साइन है, तो पावर भी सेम होने चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पर कह सकते हैं इसे m है और m है, इसका कंपैरिजन करें हम, तो यहाँ पर पावर a है और यहाँ पर पावर 0 है, तो a इक्वल 0 होगा। उसी तरह से l के पावर का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो l का पावर यहाँ 0 है और यहाँ पर l का पावर b प्लस c है, तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं b प्लस c इक्वल 0, क्योंकि b प्लस c के स्थान पर तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं t का पावर 1 है और यहाँ पर t का पावर -2c है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल हम लिख सकते हैं -2c इक्वल 1। ओके, अब आइए यहाँ से इन तीनों को सॉल्व करके, तीनों समीकरणों को सॉल्व करके हम a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू निकालते हैं। तो a का वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है ही, यहाँ पर अगर c का वैल्यू हम निकालें तो क्या होगा, c इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। ओके, अब हम b प्लस c इक्वल 0 में अगर c का वैल्यू हम रख दें ना, ये -1/2 इज इक्वल टू 0, तो b इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि a इक्वल 0 है, b इक्वल 1/2 है और c इक्वल -1/2 है। ये हमने निकाल लिया है। ओके, अब हम करते क्या हैं कि जो फार्मूला हमने लिखा था और उसमें हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि जो ये टाइम पीरियड है दोलन का, हो सकता है कि यह m के a पावर पर डिपेंड कर रहा हो, l के b पावर पर डिपेंड कर रहा हो और g के c पावर पर डिपेंड कर रहा हो। यहाँ से बात हम लोगों ने शुरू किया था। अब आइए देखिए कि ये का कोई बीमा होता नहीं है, ठीक है, कि हमने लिख दिया m पर, ये हम लोगों को मालूम नहीं था कि पावर a है, b c, इसका वैल्यू क्या है, हम लोग को नहीं मालूम था कि m के किस पावर पर, b के किस पावर पर, m के किस पावर पर, l के किस पावर पर और g के किस पावर पर ये डिपेंड कर रहा है, हम लोग को नहीं मालूम था। लेकिन अब हम बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं कि m के 0 पावर पर, यहाँ से 0 हमने लिखा, और l के b को जानते हैं 1/2 लिखा हुआ है और c इक्वल लिखा है -1/2। ओके, तो a b c का पता हमने लगा लिया है।
अब आइए देखिए t इज इक्वल टू, तो m पर पावर 0 है तो क्या हो जाएगा, पूरा तो ये 1 ही हो जाएगा ना। ठीक है, l पर पावर 1/2 है तो इसको हम लिखेंगे l पर पावर 1/2। ओके, g पर पावर -1/2 है, तो अगर g को हम नीचे लाते हैं तो ये जो -1/2 है ये +1/2 हो जाएगा। और 1/2 को हम कहते क्या हैं ना, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी इसका 2 पाई होता है, कांस्टेंट 2 पाई, तो ये हो जाएगा एल। आप रखिए तो यहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है k इक्वल टू 2 पाई, तो ये फार्मूला तैयार हो गया, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। इस तरह से हम किसी भौतिक राशि का फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं, अगर ये पता हो कि वे भौतिक राशि किन किन अन्य भौतिक राशियों पर डिपेंड करती है। नहीं भी मालूम हो तो हम सोचकर ऐसे कर सकते हैं। और इसमें आपने देखा कि हमने द्रव्यमान को भी सोचा था कि हो सकता है कि इसका दोलन काल द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा हो, लेकिन यहाँ से द्रव्यमान बिल्कुल गायब हो चुका है। अब देखिए ध्यान से, 2 पाई तो है जो कांस्टेंट है, एल है और जी है रूट के अंदर, लेकिन क्या यहाँ पर एम है? एम नहीं है, मास नहीं है। तो जो हमने ये कल्पना किया था कि हो सकता है कि दोलन काल एम पर भी डिपेंड कर रहा हो, तो वास्तव में देखा जाए तो यहाँ तो एम आया ही नहीं, एम तो यहीं पर गायब हो गया ना। हाँ, तो अगर हम एक्स्ट्रा अगर हम कुछ सोच लेते हैं और वह भौतिक राशि निर्भर नहीं करती है, तो वह भौतिक राशि जब हम सॉल्व करते हैं ना तो अपने से यहाँ से एलिमिनेट हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। जैसे यहाँ पर m विलुप्त हो चुका है, और जो वास्तव में जो भौतिक राशियाँ हैं जो आवर्त काल को प्रभावित करती हैं वह, या दोलन काल को प्रभावित करती हैं, वह यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इस तरह से हम फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम यह देखेंगे कि जो डायमेंशन है, डायमेंशन किसी कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बतला पाता है, ये इसकी कमी है। आइए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, v इज इक्वल टू AT क्यूब प्लस BT स्क्वायर प्लस CT। अब देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल आप साफ साफ देख पा रहे होंगे इक्वेशन। यहाँ पर यह बात डाल लीजिए कि ये यहाँ पर वेग है, मेरे वेलोसिटी है, ये वेग, ये क्या है, वेग। ओके, थोड़ा म्यूट हम खोलना चाहते हैं, तो म्यूट खोलेंगे तो मीट इंसर्ट बैक टू मीटिंग, ठीक है। मोर पर जा रहे हैं, अपने को भी सीखना ही पड़ेगा ना। म्यूट ऑल, इनवाइट 4 पार्टिसिपेंट्स है, केवल 4 लोग जुड़े हुए हैं, 4 लोगों का ये हम क्लास पढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, म्यूट ऑल थे, कैंसिल। हेलो, आवाज़ मिल रही है आपको? बोलिए उधर से। हाँ, म्यूट। यस सर। हाँ ओके, प्रेरणा आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ ठीक है। यस सर, मिल रही है। हाँ ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लाइन पढ़ पा रहे हैं? थोड़ा पढ़ के बताइए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थोड़ा मैं कंफर्म हो जाऊँ कि आप देख पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ क्या लिखा है, भी है क्या, ये भी लेटर है क्या ये? प्रेरणा आपका आवाज़ नहीं मिल पा रहा है हमको। यस सर। यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना? हेलो। हाँ हाँ बोलो, यहाँ भी लिखा हुआ दिख रहा है? यस सर। अच्छा, इक्वल का साइन है, बराबर का चिन्ह है, इसके बाद क्या लिखा है थोड़ा बताइए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 80 पावर क्या है? 80 स्क्वायर ना, क्यूब है, 3 पावर है भाई सर, सामने आप। हाँ अच्छा ठीक है, देख लीजिए, हाँ देख लीजिए, सर क्यूब है। हाँ क्यूब है। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है? प्लस प्लस
नहीं, आवाज नहीं मिल पा रहा है आगे सर तो। नेटवर्क नहीं मिल रहा है। ये प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बीटी स्क्वायर, बीटी स्क्वायर पढ़ पा रहे हैं? बीटी स्क्वायर, यस सर। और उसके बाद लिखा है प्लस सी टी, दिखाई दे रहा है? बोलिए। नहीं Yes, नहीं, sir. अच्छा, अन्य लोग भी हैं, अन्य लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। मात्र 4 लोग हैं पार्टिसिपेंट। इस क्लास को मात्र 4 लोग पढ़ रहे हैं भाई। 4 लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। सबका अपना अपना कार्य है। क्यों? देखो, इस दुनिया को कर्म भूमि कहा गया है, ठीक है ना? और कर्म भूमि क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर नजर उठाकर देखिए, हर कोई ना कोई काम कर रहा है। यस वगैरह बोलेंगे? कुछ यस वगैरह बोलेंगे? यस सर। मतलब हमारा आवाज पहुंच रहा है तो थोड़ा यस वगैरह तो बोलिए ना। क्यों? यस सर। हाँ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि इस दुनिया को नजर उठाकर देखिए। इस दुनिया में हर कोई जो भी है वह कोई ना कोई वर्क कर रहा है, कोई ना कोई काम कर रहा है। इसलिए इस दुनिया को कहा गया है कर्म भूमि। ये जो दुनिया है ना, कर्म भूमि है। आप देखिए, इधर से सन राइज होता है, उधर शट डाउन हो जाता है पश्चिम में जाकर। चिड़ियों को देखिए, चिड़ियाँ कुछ ना कुछ कर रही हैं, हवाएं चल रही हैं ना। पेड़ पौधे होंगे आपके अगल बगल में, पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, अपना भोजन बना रहे हैं। पेड़ पौधे अपने ही जगह पर रह करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना भोजन बना रहे हैं। चींटियों को देखिए, चींटियां रेंग रही हैं अपने भोजन के तलाश में ना। रोड पर देखिए, गाड़ियां चल रही हैं, रोड पर गाड़ियां चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? कोई चला रहा है, अपने रोटी के लिए चला रहा है, अपने रोटी के लिए मेहनत कर रहा है, पैसेंजर को ले जा रहा है, ले आ रहा है ना। उसमें जो पैसेंजर है वो चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? रोटी के लिए चल रहे हैं। हो सकता है वो ड्यूटी पर गए हों, हो सकता है गांव आ रहे हों ना। तो इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है भाई, रोटी के लिए हो रहा है, भोजन के लिए हो रहा है, पैसा कमाने के लिए हो रहा है। हर व्यक्ति, मैं बोल रहा हूँ आपके बीच में, क्यों मैं बोल रहा हूँ? इस समय बोलने की क्या जरूरत है? 10 बजे मैं भी आराम से बेड पर एसी के नीचे और पंखे चलाकर सो जाता। क्या प्रॉब्लम है? या टेलीविज़न देख रहा होता, या मोबाइल पर कोई यूट्यूब वगैरह पर कोई इंटरटेनमेंट कर रहा होता। लेकिन मैं तो यहाँ पर 10 बजे आपके साथ हूँ, चौक लिया हुआ हूँ, मेरे चेहरे पर पसीने भी नजर आ रहे होंगे, टी शर्ट पहना हो बिल्कुल भीग चुका है। क्यों ये काम कर रहा हूँ? ये काम रोटी के लिए कर रहा हूँ, याद रखिए। आप 4 लोग जुड़े हैं यहाँ पर पार्टिसिपेंट में केवल 4 लोग हैं। ये 4 लोग क्यों जुड़े हुए हैं? रोटी के लिए जुड़े हुए हैं, कुछ बनने के लिए जुड़े हुए हैं। और अन्य लोग कहाँ हैं? अन्य लोग कहीं यूट्यूब पर इंटरटेनमेंट कर रहे होंगे, कहीं सड़क पर घूम रहे होंगे, कहीं साथियों के बीच गप्पे हाँक रहे होंगे। तो वो क्या कर रहे हैं? प्रभु उनको देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, सबको देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। ठीक है ना? अभी कोई कंपटीशन आ जाए तो उसमें लाखों लोग लाइन लगाएंगे, लाखों लोग, वो लोग भी जाएंगे। अगर कोई भर्ती वगैरह आ जाए ना, पुलिस मिलिट्री की भर्ती आ जाए, या कोई कंपटीशन हो किसी नौकरी के लिए, रेलवे के लिए, बैंक के लिए, तो वहाँ पर आप देखेंगे ना, लाखों लोग वहाँ पर होंगे खड़े। उन लाखों लोग में वो लोग भी होंगे जो बेड पर पढ़ के फिल्में देखा करते थे, गाने सुना करते थे, अपने साथियों में गप्पे हाँकना करते थे। ठीक ना? वो लोग भी उस लाइन में होंगे। लेकिन क्या उस लाइन में वे लोग उस कंपटीशन को पास कर सकते हैं? कभी नहीं करेंगे। वो केवल गिनने के लिए हैं कि इतने लाख लोगों ने फार्म भरा, वो केवल गिनती में रहेंगे। लेकिन उस कंपटीशन को कुछ 100 लोग निकालेंगे, 100 लोग, कुछ 100 लोग उस कंपटीशन को निकालेंगे और उन्हें गवर्नमेंट सर्विस का एक सेहरा मिलेगा, उनको गवर्नमेंट सर्विस का। तो लाखों लोग जाते हैं और सैकड़े में लोगों को नौकरी मिलती है। वो सैकड़े लोग कौन होते हैं? वे होते हैं जो सारी दुनिया भूलकर अपनी ड्यूटी करते हैं, अपने कार्य करते हैं, अपने कार्य में लगे होते हैं। आप विद्यार्थी हो, विद्यार्थी का पहला धर्म, पहला कर्तव्य है शिक्षा ग्रहण करना। ये शिक्षा ग्रहण करने का समय है। लेकिन कुछ लोग मस्तियाँ उड़ा रहे हैं, तो मस्तियाँ जिंदगी भर उड़ाते रहेंगे।
भगवान देख रहा है, ईश्वर सबको देख रहा है। आज जो करोगे वही कल पाओगे, ठीक ना? ओके, प्रेरणा आगे मैं बढ़ रहा हूँ। तो ये है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो आप समझो। इस दुनिया में हर कोई ना कोई काम कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये वेग है। ओके, एक बार फिर मैं म्यूट करूँगा, सबको म्यूट करूँगा और आगे मैं समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक? तो ये वेग है ना, तो ये भी वेग ही होगा, याद रखिए, ये भी वेग होगा, यह भी वेग होगा vt स्क्वायर, और ये भी वेग होगा ct, सभी वेग होंगे। ओके, अब इसमें यह निकालना है कि a का मात्रक क्या होगा, अकेला a का मात्रक, यूनिट ऑफ a का मात्रक क्या होगा, ठीक ना? तो बराबर पूरा 80 क्यूब जो है ना, ये वेग है, तो वेग का मात्रक हमको लिखना पड़ेगा, माने 80 क्यूब का मात्रक हमको लिखना पड़ेगा, का मात्रक, यूनिट ऑफ 80 क्यूब। ओके, और फिर नीचे क्या करेंगे, टी क्यूब का मात्रक, टी क्यूब का मात्रक लिख देंगे। तो आप समझिए, 80 क्यूब का मात्रक में टी क्यूब के मात्रक से भाग देंगे, तो टी क्यूब का मात्रक और टी क्यूब का मात्रक कट जाएगा, और जब ये कटेगा तो बच जाएगा ए का मात्रक, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? आप थोड़े मिनट, 10 मिनट बाद मिलिए, ठीक है? थोड़ा बैठ कर वहाँ पर, हाँ अभी क्लास चल रहा है, कहीं बैठ जाओ, यहीं पर बैठ जाओ, कुछ सुनते रहो, ठीक? यहाँ यहीं पर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, हाँ ओके। तो हमने कहा कि हमें क्या निकालना है, ए का मात्रक निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 80 क्यूब का मात्रक अपान टी क्यूब का मात्रक। ओके, 80 क्यूब का मात्रक क्या होगा, 80 क्यूब का मात्रक वही होगा जो वेग का मात्रक है, और वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक, तो यहां पर लिख देंगे वेग का मात्रक, 80 क्यूब का मात्रक वही होगा जो वेग का मात्रक है, तो वेग का मात्रक अपान टी क्यूब का मात्रक, ठीक है, यूनिट ऑफ टी क्यूब। अब क्या होगा, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक ना, मीटर प्रति सेकेंड, और टी क्या है, समय है, तो टी क्यूब का मात्रक क्या हो जाएगा, तो नीचे हम लिखेंगे सेकंड होगा, और सेकंड पर 3 पावर हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड पर पावर ये 4 हो जाएगा। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला हम निकालें तो क्या होगा, एल टी माइनस 4, क्योंकि सेकेंड जब ऊपर जाता है ना तो जो पावर होता है वो निगेटिव हो जाता है पावर, तो ये हो गया यहाँ पर ए का मात्रक और ए का विमीय सूत्र, तो ये हो गया, ए का बीमा भी लिखेंगे, ए का बीमा भी यहाँ पर निकल गया। ओके, अब आइए, अब हम चलते हैं कि बी का मात्रक क्या होगा, या बी का डायमेंशन क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी का मात्रक क्या होगा, बी का मात्रक। ओके, तो आप लिखिए बीटी स्क्वायर का मात्रक, बीटी स्क्वायर का मात्रक, यूनिट ऑफ बीटी स्क्वायर, ओके, अपान, अच्छा इसमें टी स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको तो कटाना है, तो टी स्क्वायर का मात्रक, इससे आप भाग दे देंगे, तो टी स्क्वायर का मात्रक, टी स्क्वायर का मात्रक कट जाएगा, बचेगा बी का मात्रक। ओके, तो बी का मात्रक होता क्या है, बी का मात्रक, सॉरी, तो बीटी स्क्वायर का मात्रक वेग का मात्रक होता है, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर का मात्रक, तो टी स्क्वायर है, टी समय है, तो सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, और सेकेंड पर 3 पावर आ जाएगा,
क्योंकि यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है, तो गुणा करेंगे तो पावर 3 हो गया। इसका अगर हम बीमा लिखना चाहें कि बीमीय सूत्र क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, तो इसका तो L हो जाएगा और ये T ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। LT - 3 इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। अभी भी एडमिट हो रहे हैं, जब खत्म होने का समय आया तो एडमिट होते रहते हैं, ठीक है। अब आइए सी के बारे में हम थोड़ा देखें कि यहाँ पर सी का मात्रक क्या होगा। तो सी का मात्रक या बीमा हमें निकालना है, तो हम करते क्या है, सी का मात्रक, सीटी का मात्रक, सीटी का मात्रक, ओके, यूनिट ऑफ सीटी अपॉन टी का मात्रक, यूनिट ऑफ टी, टी का मात्रक। तो आप देखिए ऐसा करने से टी का मात्रक कैंसिल होगा, तो बचेगा सी का मात्रक। तो सीटी का मात्रक तो वेग का मात्रक होता है, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पर टी लगा हुआ है ना, टी का मात्रक, तो यहाँ हो जाएगा सेकेंड, यानी कि ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इसी का बीमा अगर लिखना चाहें तो LT - 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी समीकरण से किसी कांस्टेंट या कोई भी चीज दिया हुआ है तो उसका बीमीय सूत्र और उसका मात्रक हम कैसे निकालते हैं। आइए एक क्वेश्चन हम और देखें। यहाँ पर ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा गया है, 2012 का ये क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, और इसको आप देखिए। यहाँ पर लिखा है ए यहाँ पर एक्सीलरेशन है, ये समझिए, AT, T यहाँ पर समय है और A कांस्टेंट है, प्लस B भी कांस्टेंट है, अपॉन C+T स्क्वायर, C+T स्क्वायर। ये है समीकरण दिया हुआ है। इसमें आप ये कंफर्म हो जाइए कि यहाँ पर जो दिया है यह तो एक्सीलरेशन है, ठीक है, ये एक्सीलरेशन है, मतलब त्वरण है। इसमें A कांस्टेंट है और T क्या है, टाइम है, प्लस B कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, और यहाँ पर T स्क्वायर क्या है, टाइम है। आपको इसमें निकालना क्या है, आपको इसमें निकालना है नियतांक A, B तथा C की बीमाएं बताइए कि इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, इसका बीमीय सूत्र क्या होगा और इसका बीमीय सूत्र क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है C+T स्क्वायर। तो अगर ये समय है तो ये समय होगा। क्यों समय होगा? क्योंकि समय ही तो समय में जुड़ सकता है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि 5 घंटे में आप 2 किलो जोड़ दीजिए, क्यों, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अगर एक भौतिक राशि में कोई दूसरी भौतिक राशि जुड़ रही है या एक भौतिक राशि में से दूसरी भौतिक राशि को हम घटा रहे हैं, तो ये तो क्लियर हो गया कि दोनों भौतिक राशियां एक सी हैं, समान हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटीज है। तभी हम वहाँ पर जोड़ भी सकते हैं और हम घटा भी सकते हैं। लेकिन अगर फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंट हो, जैसे एक टाइम है, ठीक है, और एक मास है, टाइम है और मास है, तो टाइम मान लीजिए 5 घंटा है और यहाँ पर 2 किलो है, तो 5 घंटे में से 2 किलो तो आप नहीं घटा सकते ना जोड़ सकते हैं। ओके, टाइम आउट का यहाँ वो सिग्नल दे दिया है, फटाफट इसको हम लोग कंप्लीट कर लें इस क्वेश्चन को। तो इसलिए मैं कहा कि ये तो टाइम है, क्लियर है, इसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं कि क्या है, लेकिन टाइम में जो जुड़ेगा वो खुद टाइम होगा। क्यों? तो कहने का मतलब कि टी स्क्वायर का जो यहाँ पर मात्रक होगा वही यहाँ पर सी का मात्रक होगा। तो सी का मात्रक बराबर टी स्क्वायर का मात्रक। ओके, सी का मात्रक बराबर टी स्क्वायर का मात्रक, या ये कहें कि सी की बीमा बराबर टी स्क्वायर की बीमा, टी स्क्वायर की बीमा, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। तो टी क्या है? टाइम है, तो टी लिखेंगे और ये है 2। तो सी की बीमा हो गई टी पावर 2, सी का बीमा हो गया। अब आइए हम एटी का बीमा निकालना चाहते हैं, सॉरी 80 का बीमा निकालना चाहते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये क्या होगा, जैसे ये एक्सीलरेशन है तो ये भी क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा, त्वरण, और ये पूरा क्या होगा, ये पूरा भी त्वरण ही होगा।
तो चलिए, तो यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं ए की बीमा। तो ए की बीमा बराबर हो जाएगा एटी की बीमा, एटी की बीमा अब बटा टी का बीमा हटाना है, तो टी की बीमा। ओके, तो एटी की बीमा तो वही होगा ना जो त्वरण की बीमा है। त्वरण की बीमा क्या होती है? एल टी माइनस टू, ठीक है। और टी की बीमा क्या हो गया? टी को चलेंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा एल टी पर पावर माइनस थ्री। तो ये हो गया ए की बीमा एल टी माइनस थ्री। ओके, अब आइए, अब हम निकालेंगे बी की बीमा। तो इसको हम निकाल दें बी की बीमा, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो यह जो पूरा पद है ना, पूरा पद ये क्या है? त्वरण है, ठीक। तो यहाँ पर b का हमें बीमा निकालना है, ठीक है। तो b का बीमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पूरा इसका बीमा लिखेंगे, यानी कि b अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर की बीमा। ओके, अब इसको कैंसिल करना है, कटाना है, तो गुणा लिख देंगे सी प्लस टी स्क्वायर की बीमा, तो ये कट जाएगा। चलिए, तो बी, ये जो बीमा है, इसकी जो बीमा होगी त्वरण की बीमा के बराबर होगा। तो त्वरण की बीमा होती है एल टी माइनस टू। ओके, और इसका बीमा तो वही होगा ना, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया टी स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। तो एल टी माइनस टू तो इसका हो गया और इसका हो गया टी स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये बचेगा एल। तो बी का बीमा हो गया यहाँ पर एल। ओके, क्लास को हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। म्यूट खोल दें, म्यूट, तो ठीक है, म्यूट खोलना है हमको। पार्टिसिपेट में चलेंगे और म्यूट ऑल है तो कैंसिल कर दें। नहीं हो गया, खुल गया। हाँ करेंगे हाँ, हेलो स्टूडेंट, हेलो हेलो। यस सर। हाँ प्रेरणा, हेलो। हाँ ठीक है। ये Yes, बात, ये जो हमने क्वेश्चन बतलाया, ठीक ना, इसको आप अच्छा के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम एसेंसिंग लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9616727846 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। एसेंसिंग लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा आईडी 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY @123 है। धन्यवाद।